morning students. My name is Vandana Devangan from Bharati College PIIT Durg. Today my topic is learning. हमने लास्ट वीडियो में लर्निंग के बारे में देखा था कि लर्निंग क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था कि अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है। फिर हमने पढ़ा है, आज हम पढ़ते हैं सीखने के नियम। हम जो सीखते हैं, हम अपने जो जीवन में जो सीखते हैं उसके कौन कौन से नियम होते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में सीखते हैं, किस प्रकार से हम अधिगम प्राप्त करते हैं, हम उसको देखते हैं। तो अधिगम क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया होती है। जो क्या होता है, बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक की क्या करता है, सीखते रहता है। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक है मुख्य नियम होता है और दूसरा है गौण नियम। ठीक है, तो इस मुख्य नियम के भी 3 नियम होते हैं। जो प्राइमरी जो नियम होते हैं उसके 3 नियम होते हैं। पहला जो है वो क्या है, तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो हम देखते हैं कि सीखने के कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला है मुख्य नियम। मुख्य नियम में हम देखते हैं तत्परता का नियम। ये तत्परता क्या होती है, इस तत्परता के नियम में हम कैसे सीखते हैं? हम जानते हैं कि तत्परता का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर होना, मतलब उसमें इंटरेस्ट होना किसी भी कार्य को करने के लिए। तो तत्परता का नियम क्या होता है, जब बालक क्या होता है किसी कार्य को करने के लिए क्या है, पहले से तैयार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी कार्य को हमको दिया जाएगा या हमको बताया जाएगा कि इस प्रकार के आपको कार्य करने हैं, तो अगर मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार रहूंगी तो क्या होगा, वो कार्य मैं अच्छे से सीख सकती हूँ, है ना। तो तत्परता का नियम क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करना, उसके लिए व्यक्ति जो होता है वो तैयार रहता है। और जब व्यक्ति तैयार होता है तो क्या होता है, उसको सीखने में भी आसानी होती है, और सीखने में भी आसानी होती है, प्लस व्यक्ति या बालक में क्या होता है, उस कार्य को करने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्लासरूम में देखते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं या जब हम बच्चों को कुछ दिखाते हैं, तो क्या होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या उसको सपोज हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्या होता है, मैथ्स वैसे ही टिपिकल होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर बच्चा उसको सीखने में इंटरेस्ट ले, वो पहले से अगर प्रिपेयर है कि हाँ मैथ्स की क्लास है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे सीखना है, तो वो जो फॉर्मूला बताते जाती है, मैम ये समझा रही है, तो बच्चा उसको सीखने का प्रयास करेगा और उसको समझ में आएगा भी। लेकिन अगर बच्चा उसको सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा, जैसे ही मैथ्स का नाम लिया जाता है, जैसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम लिया जाता है, वैसे ही बच्चों के मन में एक टेंशन आ जाता है कि इंग्लिश क्यों या फिर मैथ्स क्यों। तो बच्चा क्या होता है, मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। अगर बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो क्या होगा, वो उसको सीख नहीं पाएगा, उसकी जो सीखने की प्रक्रिया क्या है वो स्लो हो जाएगी और उसको क्या होगा, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा उस चीज को सीखने में अगर इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा, उस चीजों को वो सीखेगा भी और उसे क्या होगा, इंटरेस्ट भी पैदा करेगा। तो यही हमारा क्या है, तत्परता का नियम। केवल एक बालक के लिए नहीं, एक मनुष्य के लिए भी है, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे कोई कार्य पहले से पता हो या उस कार्य को उसको करना हो और अगर वो प्रिपेयर्ड है कि हाँ मुझे इस कार्य को करना है, तो क्या होगा, उस कार्य को वो अच्छे से करेगा, उसको पूरा कंप्लीट करेगा और क्या होगा, उसे रिलैक्स महसूस होगा कि हाँ जिस कार्य को मैं करना चाह रहा था उस कार्य को मैंने कर लिया और उसमें क्या होगा, इसको खुशी महसूस होगी। लेकिन अगर उस कार्य को उससे जबरदस्ती करवाया जाए, जैसे कोई पढ़ना नहीं चाहता तो हम उसको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, या फिर कोई किसी काम को करना नहीं चाहता तो हम उसको जबरदस्ती कराते हैं, तो क्या होता है, उसमें व्यक्ति क्या होता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही है तत्परता का नियम। अब हम देखते हैं इसका नियम क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है बार बार उस कार्य को करना। जैसे कि हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, टाइपिंग करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो क्या होता है, जब हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं या पढ़ाई ही करते हैं, तो एक बार पढ़ने से हमको याद हो जाता है क्या, नहीं याद होता। और अगर हमको एक बार पढ़ने से याद हो भी जाए तो हम बाद में उसको भूल जाते हैं, कुछ ही वर्ड्स याद होते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं।
तो अभ्यास का नियम क्या होता है कि व्यक्ति को क्या करना है या बालक को क्या करना, बार बार उस चीज का अभ्यास करते रहना। जैसे वो बार बार अभ्यास करते रहेगा तो क्या होगा, उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर वो अभ्यास करना छोड़ देगा तो क्या होगा, उसके दिमाग से निकल जाएगा, आता भी रहेगा, उसको याद भी रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, पूरे अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अभ्यास के नियम जो होते हैं वो दो प्रकार के, पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या होता है, मतलब बार बार उसका क्या करना, उपयोग करना। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे हम टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, या हम साइकिलिंग चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या मैथ्स का कोई मैथ्स सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा खाना कैसे बनता है, या तो नमक ज्यादा हो जाता है, या हमारा सब्जी जल जाता है, या टेस्ट नहीं आता। फिर हम सेकंड डे बनाते हैं तो थोड़ा एवरेज में बनता है। वैसे करते 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 हम जब 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार जब हम डेली खाना बनाते जाते तो क्या होता है, हमारे खाने में परफेक्शन आ जाता है, हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। और जब हम इसी को कंटिन्यू बनाते रहते तो हमारा क्या है, ये अभ्यास होते रहता है और हमको समझ आ जाता है कि हमको 4 लोगों का खाना बनाना है तो हमको कितना बनाना है, कितना नमक, कितना मसाला, क्या डालना है। तो ये हमारा क्या है, अभ्यास है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बार बार प्रयोग में ला रहे हैं। तो बार बार प्रयोग लाने से क्या होगा कि हमको याद रहेगा कि हमको कितने लोगों के लिए कितना खाना बनाना चाहिए, या जिससे क्या है, कम भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा भी नहीं होगा। कितना नमक डालना है, कितना सब्जी, कितना क्वांटिटी में सब्जी होनी चाहिए, ये सब चीजें क्या है, उपयोग का नियम होता है। क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, हम डेली साइकिल चलाते हैं तो हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि नहीं, अब तो मैं हर जगह पे साइकिल चला सकती हूँ, है ना। क्योंकि पैडलिंग करना पड़ता है, हैंडल संभालने पड़ते हैं, ट्रैफिक में साइकिल को संभालना पड़ता है। और अगर मान लो कि मैं कुछ समय के लिए इसको छोड़ दे, तो हम उसका अभ्यास ना करें तो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक समय के बाद हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। ये क्या होगा, अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग के नियम में क्या होता है, जब हम उसका बार बार अभ्यास नहीं करते, अभ्यास को जब हम छोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि हम उस कार्य को दोबारा करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो क्या होता है वो लो होता है। तो इसी को कहा जाता है अनुप्रयोग का नियम। वैसे ही जब हम खाना बनाते हैं, हम रोज खाना बना रहे हैं, तो क्या होता है कि हमको प्रैक्टिस रहती है कि हमको कितना और कैसे बनाना। लेकिन अगर मैं खाना कुछ समय तक के लिए बनाऊं, उसके बाद मैं खाना बनाना छोड़ दूं, कुछ समय के बाद, साल भर, 2 साल में अचानक से मुझे बोला गया कि खाना बनाइए, तो जब मैं खाना बनाऊंगी तो क्या वो खाना मुझसे बनेगा, फिर वही कंडीशन हो जाएगी। आता तो मुझे प्रोसेसिंग पूरा है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन क्या होगा, उसमें नमक ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसमें क्या है, अभ्यास नहीं। अगर हम बार बार अभ्यास करते तो क्या होता है कि वो कार्य हमारे पास, वो हमारी क्या होती है, प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, तो यही है अभ्यास का नियम। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है कि व्यक्ति जो अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं, कई नए कार्य करते हैं, वो कार्य अगर व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, मतलब उसको क्या करता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव जो होता है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या हो, संतोष महसूस होता है। ठीक है, जब हम कोई कार्य करते हैं, जब उस कार्य से हम संतुष्ट होते हैं, हमें उस कार्य को करने के बाद अच्छा लगता है, तो क्या होता है, व्यक्ति उस कार्य को दोबारा करने का प्रयास करता है। जैसे कि हम बालक को कुछ पढ़ने के लिए सिखाते हैं, या फिर हम मैथ्स ही बनाना सिखाते हैं, बच्चा प्रयास करता है उसको सीखने का, लेकिन क्या होता है, बच्चा एक बार बनाता है तो क्या होता है, उससे नहीं बन पाता है ना। तो नहीं बन पाता है तो बच्चा इरिटेट होने लगता है कि मैंने अच्छे से सीखा, अच्छे से समझने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कार्य उससे नहीं हो रहा है ना। तो क्या होता है कि प्रभाव का नियम में क्या होता है कि जब बालक उस कार्य को क्या करता है, उसके जीवन में जब अच्छा प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, तब क्या करता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है, संतोष प्राप्त होता है। और जब वो संतोष प्राप्त होता है तो वो क्या करता है, उस कार्य को दोबारा करने का प्रयास करता है। ठीक है, जब उसको क्या होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं, हम जब उसको संतोष मिलता है, हम सेटिस्फाई होते हैं, तो हमको क्या लगता है, उस कार्य को क्या मैं क्या करूं, दोबारा करूं, है ना। तो वही क्या है, आपका प्रभाव का नियम है। लेकिन अगर वही कार्य आपकी लाइफ में क्या है, ये आपको संतोष नहीं मिलता है, अगर आप उसे खुशी महसूस नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बालक उस कार्य को दोबारा करने के लिए क्या करता है, परेशान होता है या इरिटेट होता है। तो यही है क्या है,
प्रभाव का नियम। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सीखने का जो है वो दूसरा नियम देखते हैं। कौन सा नियम है, गॉड नियम। गॉड नियम में पहला जो होता है बहु अनुक्रिया नियम। बहु अनुक्रिया नियम में क्या होता है, जब बालक जो होता है या व्यक्ति जो होता है उसके लाइफ में होता क्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। उस समस्याओं को क्या करता है व्यक्ति, अनेक प्रकार की क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। किसी उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। जब कब तक उस प्रतिक्रिया को करता है, जब तक उस समस्या का क्या हो, समाधान ना हो, है ना। जब तक उस जो समस्या होती है उसका समाधान नहीं होता, तब तक के बालक क्या करता है या मनुष्य क्या करता है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। और जैसे ही उस समस्या का अगर समाधान हो जाता है, जब बालक क्या करता है, किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है और उस समस्या का समाधान क्या करता है, अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करके, क्रिया करके क्या करता है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। और जब वो समस्या का समाधान कर लेता है तब क्या होता है, उसे क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है। मतलब अगर हमारे पास कोई परेशानी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस परेशानी का सामना करते हैं। और जब हम उस परेशानी का सामना करके जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो हमको बहुत रिलैक्स फील होता है और बहुत ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में क्या किए, एक पड़ाव जो एक तकलीफ का था उसको हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा लिया। तो यही है कि हमारा क्या है, जो बहुत सारी जो होती है प्रतिक्रियाएं होती है हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार की क्रिया होती है, जिस क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति में क्या होता है कि मानसिक स्थिति में क्या होता है, जब हम बालक को कुछ सिखाते हैं तो क्या होता है, बालक क्या होता है, उस कार्य को करने के लिए या उस कार्य को सीखने के लिए क्या होता है, वो प्रिपेयर्ड होता है। जब उस कार्य को करने के लिए वो प्रिपेयर्ड होता है तो क्या होता है, उसका मानसिक स्तर भी उसी तरफ हो जाता है, मतलब वो पॉजिटिव वे पे चला जाता है। जब वो पॉजिटिव वे पे चला जाता है तो उस कार्य को करने के लिए क्या होता है, वो तत्पर हो जाता है। और क्या होता है, उससे क्या होता है, उसे सुख की अनुभूति होती है। जैसे कि मुझे मालूम है कि मैं अगर कोई कार्य कर रही हूँ तो मुझे उस कार्य में हो सकता है कि मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिले और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिले। मुझे मालूम है कि अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगी कि अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है तो ठीक है, मैं खुश होंगी। अगर मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड पहले से सेट है कि जो मैं काम कर रही हूँ उस काम से क्या हो सकता है, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम में क्या होता है, बालक क्या करता है, जब कोई समस्याएं होती है उस समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या करता है, प्रयत्न करता है। और प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने के साथ साथ क्या होता है कि किसी किसी कार्य को समाधान करने के लिए क्या करता है, वो अपनी अंतर्दृष्टि जो होती है, अंतर जो शक्ति होती है, हम जो अपने खुद से दिमाग जो लगा के हम जो अपने समस्या का सॉल्व करते हैं, वही क्या होता है, आंशिक क्रिया का नियम होता है। ठीक है, फिर फोर्थ है समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है कि क्या होता है, जो बालक जो अपने जीवन में या व्यक्ति जो अपने जीवन में पहले जो सीखा हुआ है, पहले से उसने जो पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, जो अनुभव प्राप्त किया, उसको अन्य परिस्थिति के साथ क्या करना, सामंजस्य करना, मतलब समान करना। इसे क्या कहा जाता है, समानता का नियम। फिर है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम में क्या होता है कि ये समानता के नियम के अनुसार ही होता है। जैसे व्यक्ति किसी क्या है, किसी चीज को सीखा हुआ है, किसी परिस्थिति को सीखा हुआ है, उस परिस्थिति सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करना, आने वाली परिस्थिति के साथ क्या करना, समान करना या फिर साहचर्य करना। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे हम देखते हैं एक डॉग है ना, एक डॉग है जिसको हम क्या करते हैं, अगर रोटी का टुकड़ा दिखाते हैं या खाने का कोई टुकड़ा दिखाते हैं, वो जैसे ही उस टुकड़े को देखता है वैसे क्या होता है, उसके मुंह पे लार आना चालू हो जाता है, उसके मुंह पे पानी आना चालू हो जाता है। लेकिन जब उसके बाद जब हम उस प्लेट में उस खाने को दे दें और उसके पास ला के रख दे तो उसके खाने से पहले क्या होता है, उसके लार जो है वो टपकने स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसका क्या है, जैसे उसने खाने का टुकड़ा देखा वैसे उसके मुंह में क्या हो गया, लार आना स्टार्ट हो गया। तो वही चीज है, एक के साथ सीखी हुई चीजों को क्या करना, दूसरे के साथ साहचर्य करना या फिर कोरिलेट करना। ठीक है, तो हमने देखा सीखने के नियम। अब हम देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला है संज्ञानात्मक एवं ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है क्रियात्मक अधिगम
और तीसरा है भावात्मक अधिगम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञानात्मक अधिगम। तो ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है? इस अधिगम के द्वारा क्या होता है, इस अधिगम का संबंध जो होता है किससे होता है? ज्ञान से होता है। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। हम क्या करते हैं उससे कि क्या करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता होता है, वो क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करके अपने ज्ञान में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। ठीक है, जब हम किसी चीज को देखते हैं या हमको कोई चीज बताई जाती है या सिखाई जाती है तो हमको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो वही है कि अधिगम के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान के साथ साथ में क्या होती है, हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी करती है, जो क्या करते हैं, हमारे सीखने के प्रभाव को क्या करते हैं, और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। फिर देखते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या होता है, 3 प्रकार से होते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम जो होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, दूसरा है प्रत्यात्मक अधिगम और तीसरा है साचार्यात्मक अधिगम। तो पहला अधिगम है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम में क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से देखना, शब्दों से ही समझ आ रहा है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यक्ष रूप से देखना, मतलब जो मूर्त वस्तु होती है, मूर्त वस्तु का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो हम मूर्त वस्तु को क्या करते हैं, देख कर, छू कर, उसको समझ कर, उसका एनालिसिस कर कर क्या करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो ये क्या है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, जो हो रही घटना है उसको हम देखकर, या फिर हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती है, जैसे बालक, जो बाल्यावस्था में जो शिशु होते हैं, ये जो प्रत्यक्षात्मक अधिगम जो होता है वो क्या होता है, बाल्यावस्था में जो शिशु होते हैं उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि बालक जो होता है वो चीजों को देखकर सीखता है। जैसे बॉल देख लिया, टॉयज देख लिया, तो उसको देख देख कर क्या करता है, बालक जो होता है वो सीखता है। ठीक है, फिर सेकंड है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम में क्या होता है, प्रत्यात्मक मतलब इस अधिगम में क्या होता है कि अमूर्त वस्तु, अमूर्त वस्तु जिसको हम लोग नहीं देख सकते, अमूर्त मन से हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मतलब हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उसकी इमेज बनाते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वो क्या होता है, अप्रत्यात्मक अधिगम होता है। मतलब क्या होता है, ये जो प्रक्रिया जो होती है, ये अधिगम जो होता है वो क्या होता है, किशोरावस्था में होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ में हम क्या करते हैं, बच्चों को कल्पना की दुनिया में भी ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम बच्चों को बोले कि हमने ताजमहल के बारे में अगर बच्चा किसी कहीं से देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो या बुक में देखा हो, तो हम उस बच्चे को वहां तक ले जा सकते हैं, या बच्चा वहां से घूम के आया हो, एक बार अगर